महामहिम मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद खास मेहमान, एक ऐसे शख्स जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त एंट्री की थी। नागपुर में सबसे कम उम्र के आप मेयर बने और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए। अलग अलग पदों पर वो रहे, मुख्यमंत्री भी बने। आज एक दिन फिर आया है जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहां बैठे हैं और बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। न जाने आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन वो एक वक्त पर मॉडलिंग भी कर चुके हैं, वकील भी है पेशे से। पॉलिटिक्स में उन्होंने अच्छों को स्वाद चखा दिया है खाने का, और आज इस मंच पर वो हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र फडणवीस जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी पार्टी कहती है, उसका लोगो है, उसका जो स्लोगन है वो है इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। आपने अपने प्रोफाइल में लिखा है कार सेवक, राम सेवक, महाराष्ट्र सेवक। ये क्या मामला है? देखिए, मुझे इस बात का बहुत अभिमान है कि मैं कार सेवक भी हूं और राम सेवक भी हूं, इसलिए मैंने उसको प्रोफाइल में लिखा है। और विशेष रूप से ये प्रोफाइल में मैंने तब लिखा था जब राम मंदिर बन रहा था, तब से वो उस प्रोफाइल में रहा है। लेकिन फिलॉसफी तो यही है, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी से हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा, मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये विषय आया कहां से। ये विषय यहां से आया कि हमारी पार्टी के एक नेता है, वो मीरा भाईंदर में गए। मीरा भाईंदर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि यहां कोई उत्तर भारतीय महापौर बनेगा। उसको लेकर मुंबई में लाया गया, उनके ऊपर बहुत जोरों से हमला किया गया। हमारे उद्धव जी की शिवसेना ने और बाकी लोगों ने हमला किया कि देखिए मुंबई में उत्तर भारतीय महापौर तैयार करने की कोशिश करें। उस समय हमने कहा कि देखिए, उत्तर भारतीय हमारे भाई है, वो कोई बाहर से आए हुए तो लोग नहीं है, इसी देश के, इस मुंबई के। लेकिन चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहां का महापौर ये मराठी बनेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वारिस पठान ने यह कहा कि कोई बुरखे वाली, हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर का कार से ना, सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व्ड हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व्ड हो गई 100%। हिंदू और मराठी? हाँ बिल्कुल। इस साइड इफेक्ट है क्या दोनों? देखिए, आपने तो बहुत तोड़फोड़ मचाई है सर। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे सेटर है, मतलब जो चाहते हैं, जिसको तोड़ते हैं अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन आपने इन दो भाइयों को वापस मिला भी दिया है। देखिए कितना अच्छा काम किया, शुभ काम। मुझे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी स्वर्ग में से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कोशिश मैंने की वो विफल हो गई, लेकिन तुमने ये करके दिखाया, तो उनका आशीर्वाद तो मैं ले रहा हूं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे कारण दोनों भाई साथ में आए तो घर को जोड़ना तो कितना अच्छा काम है। पर वही मराठी वोट छिटक ना जाए आपसे उन दोनों के जुड़ने से, इस वजह से आप कह रहे हैं कि हिंदू होगा, मराठी होगा मेयर। देखिए, पहली बात तो यह है, 2014 में भी और 2024 में भी हमारे खिलाफ लड़के इन्होंने देख लिया। हमारी एक भी सीट मुंबई में कम नहीं हुई। मुंबई में हम ही नंबर 1 है। कंसिस्टेंटली 3 चुनाव में 15-16 सीटें विधानसभा की जीतने वाले हम ही हैं। अगर मुंबई का मराठी आदमी हमको वोट नहीं देता तो क्या हम जीत पाते? इतनी सीटें जीत पाते? हमारा जो वोटर है वो वोटर कांस्टेंट है, वो मराठी भी है, वो अमराठी भी है, सब हमारे वोटर है, सब हमको वोट देते हैं। महाराष्ट्र के और मुंबई के मराठी आदमी में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना है, इसलिए हमको वोट मिलता है।
इसलिए दोनों भाई साथ में आए तो भी हमारा वोट रत्ती भर कम नहीं होने वाला। आपको देवा भाव भी यहां पर कहा जाता है। अभी देवा भाव ये कैसे चला रहे हैं आप महाराष्ट्र? हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में हम लोग खुद घनचक्कर रह गए हैं कि कौन से इलाके में आप शिवसेना के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं, कहां पर एनसीपी आपके खिलाफ लड़ रही है, मतलब अजित पवार जी वाली गुट। ये क्या चल रहा है? ये क्या आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब कोई विचारधारा, कोई दोस्ती, कुछ आंखों का पानी कुछ बचा है, या मतलब जहां पे जिसको जो मन में आ रहा है अपना रिलेशनशिप बनाओ, अपना जीत देखो? हमने ये चुनाव से पहले ही घोषित किया था कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, और महाराष्ट्र में 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव होना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया था, वो 2026 में हो रहा है। हर चुनाव के बाद एक पीढ़ी तैयार होती है। 17 के बाद की पीढ़ी 22 में लड़ना चाहती थी, वो नहीं लड़ पाई, 22 से एक नई पीढ़ी चालू हुई। तो इसलिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। इसलिए हमने ये तय किया तीनों पार्टियों ने बैठकर कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं हम करेंगे, पर कुछ जगह ऐसी है, मसलन आप अगर पूना का विचार करें या पिंपरी चिंचवड़ का विचार करें, वहां 1 नंबर पार्टी हमें, 2 नंबर पार्टी अजीत दादा की है, तीसरी किसी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। अब वहां अगर हम लोग अलायंस करेंगे तो उसके 2 नुकसान है। एक तो दोनों के कार्यकर्ता छिटकेंगे क्योंकि उनको लड़ने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जो हमारे नाराज लोग हैं उन नाराज लोगों को हमारे खिलाफ जो बची हुई पार्टी है, उद्धव जी की पार्टी या पवार जी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली तय किया कि ऐसी जगह पर हमको अलायंस नहीं करना चाहिए, और हमने पहले ही घोषणा की। इसलिए जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ हम 27 में से करीब 17-18 जगह हमारा अलायंस है, एनसीपी के साथ करीब 5-7 जगह हमारा अलायंस है, हमारा तीनों का अलायंस 5-6 जगह है, और कुछ जगह ऐसी है जहां हम और शिवसेना है, कुछ जगह ऐसी है जहां हम और एनसीपी है, कुछ जगह ऐसी भी है जहां एनसीपी और शिवसेना है, और 2-3 जगह ऐसी है जहां हम सारे अलग भी लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक है, ये कार्यकर्ता का चुनाव है। लेकिन इस पूरे चुनाव में मैंने पहले दिन से तय किया था कि मैं मेरे दोस्तों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, ये फ्रेंडली फाइट है। मैं नगर पालिका के चुनाव में भी नहीं बोला और इस चुनाव में नहीं बोलूंगा। पर ये नई पीढ़ी जो आप जमा रहे थे, उनको आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना है? अंबरनाथ में जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाया शिंदे जी को बाहर रखने के लिए, बताइए। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, कांग्रेस से कोई हाथ मिलाया नहीं है। कांग्रेस के 12 कॉर्पोरेटर बीजेपी में आए, हमने उनको बीजेपी में लिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब अगर कोई कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहता है तो हम क्यों रोके? देखिए, ये वैसे भी लोकल लेवल का डिसीजन था। जहां तक मेरा तो अपना मानना है कि हमने शिंदे जी के साथ ही जाना चाहिए था वहां पर। लेकिन कई बार ये छोटे शहर जो होते हैं, यहां भले ही ऊपर हमारा अलायंस हो, पर वहां पर 2 नेताओं में अनबन होती है। उस अनबन का एक परिणाम था, लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। एक तो हमारे यहां आकोट छोटा सा शहर है, लेकिन वहां पर एमआईएम के साथ कुछ लोगों ने, मतलब वो भी अलायंस ऐसा हुआ कि हमारा और एनसीपी का अलायंस था अजीत दादा के, और अजीत दादा के एनसीपी ने एमआईएम को साथ में ले लिया। तो एक प्रकार से वो हमने तुरंत वहां पर ये कहा हमको नहीं चलेगा, हमने अलायंस तोड़ दिया, उनको बाहर निकाल दिया, और जो हमारा एमएलए है उस एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया। मैं वही पूछने वाली थी कि ओवैसी जी आज अच्छे लगने लगे? नहीं, सवाल नहीं उठता जी। चल क्या रहा है? देखिए, हमने हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया, नहीं चलेगा। देखो, नीचे के लेवल पर लोग गलती करते हैं कभी कभी, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन पार्टी में इसका 0 टॉलरेंस है। हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दिया हमने। ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कोल्ड वॉर चल रहा है शिंदे जी में और फडणवीस जी में, इसलिए इधर हाथ मिला लो? अंबरनाथ की बात करें, वहां शिंदे जी थे ही नहीं आकोट में। नहीं, अंबरनाथ में देखिए, सीधी सी बात है, अंबरनाथ में हम और वो सामने सामने लड़े, हम और शिंदे जी आमने सामने लड़े। हम चुनकर आए नगराध्यक्ष, निगम पार्षद उनके चुनकर आए, हमारे भी चुनकर आए, मेजोरिटी दोनों के पास नहीं थी। अब होना यह चाहिए था कि हमने उनको साथ में लेकर वहां पर मेजोरिटी तैयार करनी चाहिए थी। स्थानीय नेताओं के आपस में जो रंजिश है, उस रंजिश का यह परिणाम था कि उन्होंने उनके साथ नहीं किया। मैंने कल भी इस बात को अधोरेखित किया है कि भले ही कांग्रेस के 12 लोग हमारे साथ आए होंगे, फिर भी हमको अंबरनाथ में अलायंस ये शिंदे जी के साथ ही करना। सब कुछ ठीक है आपके और शिंदे जी के? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पक्का? एकदम।
कैसे फिर ये खबरें कैसे चल रही हैं कि सीएम डिप्टी सीएम का जो ये आप लोगों का म्यूजिकल चेयर चल रहा है ना सर 2 बार से जी, थोड़ा टेंशन तो होगा ही अंदर। कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को खबर नहीं मिली तो आप खबर बना देते हो, मतलब आप लोग मतलब मीडिया। मैं आपको एक सीधा उदाहरण बताता हूं। अभी परसों की बात है, जो 13-14 तारीख की हमारी कैबिनेट की आखिरी मीटिंग, चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले आखिरी मीटिंग हमारी थी। और शिंदे जी का मुझे सुबह फोन आया, उन्होंने कहा कि देखो मैं रात भर जगा हूं और कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कोई महत्वपूर्ण विषय है क्या? मैंने कहा नहीं, देखिए 3 ही विषय है और तीनों बहुत ही सिंपल विषय है, तो आपको आराम करना है तो आप आराम कीजिए। कैबिनेट की मीटिंग में भी उनके जो पीएस है उन्होंने आकर बताया कि शिंदे जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। 3 विषय थे, 15 मिनट में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई और अचानक हमको मीडिया में देखने को मिला कि शिंदे जी ने बहिष्कार किया कैबिनेट का। आखिर उनको भी बताना पड़ा, हमको भी बताना पड़ा कि भाई ये कौन सा बहिष्कार है। एक कैबिनेट मीटिंग में वो नहीं आया? हाँ, सिर्फ एक सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया था इन्होंने कि कैबिनेट वाला सवाल आने वाला है। मुझे सब पता है। देखिए, मुझे गैप फिलिंग के लिए क्या क्या खबरें बनती है, अब इतने सालों में उतना तो मुझे मतलब कहीं पर ईगो का आज तक कोई टकराव नहीं हुआ आप दोनों का? नहीं, बिल्कुल कोई ईगो का टकराव। देखिए, कुछ विषयों पर एक प्रकार से हमारा अलग मत होता है क्योंकि हम 2 पार्टी चला रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि उनको उनकी पार्टी का इंटरेस्ट होता है, मुझे अपनी पार्टी का इंटरेस्ट होता है। एक विषय नहीं, ऐसा देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि एक अभी आपको उदाहरण बताता हूं, हमने किस प्रकार से सॉल्व किया ये भी बताता हूं। अभी हम लोगों ने तय किया कि कल्याण डोंबिवली ये जो महानगर पालिका है, इस महानगर पालिका में अलायंस करना अब यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि पिछले बार 122 में से 100 हम ही लोग थे। तो अब चूंकि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी और वहां पर अभी हमारी ताकत काफी हुई है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में पिछले जो पार्षद थे उनके ज्यादा थे। तो हम लोग बैठे, शुरुआत में दोनों पार्टियों के स्थानिक नेताओं ने तय कर दिया कि अलायंस नहीं करेंगे। हमने कहा ये ठीक नहीं है, कल्याण डोंबिवली में हमारा अलायंस होना चाहिए। बीजेपी ने कम जगह ली, हमने कम जगह ली, उनको ज्यादा जगह दी, हमने अलायंस किया। ऐसे ही जलगांव में आप देखिए, पिछले बार वहां पर हमारी 57 सीटें आई थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी आई थी। लेकिन इस बार चूंकि हमने तय किया कि अलायंस करना है, तो अलायंस करना है तो कुछ सीटें तो शिंदे जी को देनी पड़ेगी, तो उनको हमने 23 सीटें दी। और हमने जिनकी 57 सीटें जीती थी और जो इसके विधानसभा के चुनाव में 1.5 लाख वोटों से हम वहां जीते थे, बावजूद उसके हमने 57 की जगह 47 सीटें ली। शिंदे जी को आप याद दिला रहे हैं ना ये सब? नहीं, वो तो याद दिलाने की जरूरत नहीं, आपको याद दिला रहा हूं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं सर। और सबसे बड़ा सवाल जो अब दिख रहा है वो ये है कि अभी तो वोट भी नहीं डला है, 15 तारीख को इनको वोट डालना है। 44 आपके अनअपोज्ड कैंडिडेट्स जीत गए, उनके 22, यानी 68 के आसपास आपका स्कोर हो गया है। अब ये सब घनचक्कर हो रहे कि कैसे करते हैं आप देवेंद्र फडणवीस जी? मतलब लोगों को बिना इलेक्शन के राज ठाकरे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर आपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने पर मजबूर किया। 453 कैंडिडेट्स ने अपना कैंडिडेचर ही विड्रॉ कर लिया। देखिए, पहले तो 3000 से ज्यादा पार्षदों के चुनाव हो रहे, 3000 से ज्यादा। और अगर ये सारी चीजें इतनी आसान होती, मुंबई में एक भी अनअपोज क्यों नहीं हुआ? अगर हमारी इतनी ताकत थी तो यहां क्यों नहीं हुआ? सवाल यह है कि अभी जो शिंदे जी, जो उद्धव जी की पार्टी है या जो राज ठाकरे जी की पार्टी है, ये पार्टियां कुछ शहरों में अब कमजोर हो गई है क्योंकि इन्होंने केवल अपना कंसंट्रेशन मुंबई पर रखा। इन्होंने वहां के अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल जिसको अनाथ रूप में छोड़ दिया, इसलिए उन शहरों में उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। अब अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो हम क्या करें? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि हमारे अनअपोज कैंडिडेट आए इसलिए पूरा संविधान खतरे में आ गया और लोकतंत्र खतरे में आ गया, भारत की लोकसभा में 35 एमपी अनअपोज आए आज तक और उसमें से 33 कांग्रेस के राज में आए। तो क्या संविधान का कोई खतरा था? क्या उनको क्या पैसे से मैनेज किया गया? अरे भाई, ये तो बहुत छोटा चुनाव है। भारत के संसद में 35 लोग अगर अनअपोज आ सकते हैं तो महानगर पालिका के चुनाव में क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, सिर्फ हमारे आए, मुस्लिम पार्टी के भी आए, इंडिपेंडेंट भी आए। अब वहां तो हम नहीं थे,
इस्लामिक पार्टी। हाँ, वो क्या नाम है उसकी, इस्लामिक पार्टी। एक, हाँ, आया ना। अब वो दो उसके NCP पैसे किसने दिए? लेकिन उनके 2-1 आपके 22 अरे और भाई 44। आए ना, अब हम उनसे उतने बड़े हैं, वो छोटे हैं, है क्या, उनका वजूद क्या है, फिर भी उनका आया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनका एक साथ आना आपको नहीं लगता है कि एक चैलेंज तो है आपके लिए? जो 20 साल से नहीं हुआ वो अभी हुआ है, और वो बाला साहब का चाहे जितना भी शिंदे जी कहें कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, हम ही बाला साहब की लेगेसी को ले जा रहे हैं, लेकिन बेटे तो वो है ही ना उनके, और उनके भांजे। देखिए, मतलब मैं आपको एक भतीजे। बात बोलता हूं, जन्म से प्रॉपर्टी मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। अभी विचारों की विरासत उनके पास नहीं रही, और मैं आपको कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं, ये दो भाई 2009 में अगर साथ में आते तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती थी। अब बहुत समय निकल गया है, दोनों ने अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से लूज कर दिया है। जिन चीजों के लिए बाला साहब ठाकरे जी को पहचाना जाता था, उन सारी चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बार बार अपनी पोजीशन इन्होंने बदली है। इसलिए मैं नहीं मानता कि दोनों के साथ आने से कोई बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुंबई में हमारी महायुति एक बहुत अप्रत्याशित इस प्रकार का विजय पाने वाली। और वो दोनों की लेगेसी खत्म है अब आपकी नजर में? देखिए, राज ठाकरे भी तो है, वो भी नहीं, फैक्टर है, 3-4% तो लेते ही हैं वो। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि कोई खत्म वगैरह नहीं होता, और हम किसी को खत्म करने के लिए बैठे भी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इतना पक्का बता रहा हूं कि ये चुनाव में उनकी पार्टी को हार और शिकस्त ये हम देकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी से अलायंस अगर करती उद्धव ठाकरे की पार्टी तो बेटर होता उनके लिए, जहां पर उनको 15-17% तो मिलता। नहीं, देखिए, उनका मेजर प्रॉब्लम ये था कि अगर कांग्रेस के साथ वो अलायंस करते, हाँ। तो उनको कांग्रेस को सीटें देनी पड़ती। आज उनको ये लगता है कि जो कांग्रेस की वोट बैंक है, स्पेशली माइनॉरिटीज और मुस्लिम समाज, ये अब उद्धव जी को ये लगता है कि ये मेरी वोट बैंक हो गई है, तो उस वोट बैंक को उनको कांग्रेस के साथ शेयर करना पड़ता। पहले अलायंस वो इसलिए करना चाहते थे कि उनको लगता कि ये वोट बैंक टूटेगी, कांग्रेस कुछ ले जाएगी, कुछ मेरे पास आएगी, इसलिए साथ में लो। अभी उनको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई ये मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाली, ये मेरे साथ आने वाली है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और वो अलग से लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, ये है आपका अरे भाई, उनको खुद को ही लगता है। मुझे ये बताइए कि क्यों लगता है? अगर ऐसा नहीं होता तो छत्रपति संभाजीनगर में रशीद मामू जैसे व्यक्ति को शिवसेना ने अपनी पार्टी में लिया। मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में लिया, मुझे बताइए, अगर बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो क्या रशीद मामू को अपनी पार्टी में लेते? इस प्रकार का एलिमेंट जो घोर देश विरोधी है, ऐसा व्यक्ति को क्या अपनी पार्टी में वो लेते? देखिए, उद्धव जी ने अपनी राजनीति को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ लिया है। अभी मुसलमानों के मसीहा कांग्रेस नहीं रही, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मसीहा उद्धव जी बने, ऐसा वो भी मानते हैं और कुछ लोग भी मानते हैं। अब कितना ये होगा मुझे तो पता नहीं है, और इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिक ये निर्णय किया कि भाई कांग्रेस को अब साथ लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को मैं क्यों मेरे वो सीटों का शेयर दूं, मुसलमान जब मुझे वोट दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। जनता पे छोड़ते हैं कि वो क्या फैसला लेती है इस पर, लेकिन अब मैं बीजेपी की पोजीशनिंग पर मुख्यमंत्री जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि बीजेपी की पोजीशनिंग क्या है? एक वक्त पर अटल जी ने कहा था यहां पर अधिवेशन में कि सूरज छटेगा, कमल खिलेगा। ये क्या आपको लग रहा है कि बीएमसी में मेयर बीजेपी का बन सकता है? क्योंकि आप हिंदू और मराठी तो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं कह रहे। बीएमसी का मेयर ये महायुति का बनेगा, हमारे अलायंस का मेयर बनेगा। बीजेपी शिवसेना अलायंस का मेयर बनेगा, वो हिंदू बनेगा, वो मराठी बनेगा। मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। आपने तो रिजर्वेशन कर ही दिया है, मतलब। हाँ, समझ लीजिए, खुलकर बोलना। हाँ, खुलकर बोल रहा हूं। हाँ? बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं। कोई पर्देदारी, कोई पर्दे की जरूरत ही नहीं है। मुझे आप बताइए, आप अगर चेन्नई चले जाए और चेन्नई की महानगर पालिका का चुनाव हो, तो वहां लोग ये नहीं कहेंगे तमिल महापौर चाहिए, वहां ये कहेंगे कि हमको मराठी महापौर चाहिए। वहां तो तमिल ही महापौर बनेगा। वैसे यहां पर कौन बनेगा? मराठी महापौर बनेगा। मराठी कौन? आप है कि नहीं है मराठी?
आप तो ब्राह्मण, आपको तो यही कहा जाता है कि देखो ये बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया, देवेंद्र फडणवीस को, एक ब्राह्मण को सीएम बनाया। देखिए, मैं हिंदू हूं, मैं मराठी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मराठी हूं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मराठी हूं। तो ये जो मराठी आप रिजर्वेशन कर रहे हैं वो कौन से मराठी के लिए? ब्राह्मण वाले, ये जो रहे हैं यहाँ पे, मराठी या जो मराठा कास्ट है? मराठी में कोई भेद नहीं है। मराठी का मतलब ये होता है जिनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून बहता है, वो सारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर चलते हैं, वो सारे मराठी। और जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आकर बसे हो, क्या उनके रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून बहता है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम भी उनको भी अलग नहीं मानते। 3 पीढ़ियों से जो यहाँ बसे हुए हैं, हाँ। वो भी मुंबई कर ही है। भले उनकी भाषा हिंदी होगी, लेकिन वो भी मुंबई कर है। आज आप देखिए, मुंबई में बसने वाला उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो या ईस्ट से आया हुआ कोई व्यक्ति हो, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ व्यक्ति हो, अगर मुंबई के गणेश उत्सव, जो मुंबई का, मैं ऐसा मानता हूं, मराठी संस्कृति का प्रतीक क्या है? मुंबई का गणेश उत्सव है। उस गणेश उत्सव में अगर आप देखेंगे तो मुंबई का उत्तर भारतीय भी और मुंबई का दक्षिण भारतीय भी पूरे मराठी परिवेश में, पूरी मराठी संस्कृति के साथ इस गणेश उत्सव को मनाते हैं। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। देखिए, इनको हम अलग नहीं मानते, इनको अलग मानना एकदम गलत बात है। हम सारे हिंदू हैं, इसलिए एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। योगी जी, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने की बात कर रहे हैं, वो उधर बुलडोजर लेकर निकले हुए हैं, और आप इधर हिंदू मराठी ही मेयर बनेगा। मतलब हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही एक कंपटीशन बीजेपी के मुख्यमंत्री। कोई कंपटीशन का सवाल ही नहीं है। देखिए भाई, हमारा आत्मा हिंदुत्व है, इसमें कंपटीशन की क्या बात है? और अगर कोई बांग्लादेशियों को हटाने की बात करता है तो कितनी अच्छी बात है, क्या गलत है? यहाँ है, हम भी हटा रहे हैं। टिस की रिपोर्ट है सर। हाँ, तो हम भी हटा रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है, मैं आपको बताती हूँ कि 2011 में जो यहाँ लगभग 88% हिंदू थे, वो कम हो गए हैं, 68% हो गए हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 8 से 22 पे पहुंच गई है 11 आते आते, और उनका अनुमान है कि 2051 होते होते 54% हिंदू बचेंगे यहाँ पर, और लगभग 27 से 30% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगा। हैं घुसपैठिए हैं यहाँ पर इलीगल। देखिए, निकालते क्यों नहीं है? नाम कहाँ है उनका? इलीगल घुसपैठिए है, उनको हमने निकाला है। हमने उसकी कोई बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं की, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो बांग्लादेशियों का डिपोर्टेशन हुआ भारत से, उसमें सबसे बड़ा नंबर हमने दिया है, सबसे बड़ा नंबर। कितना? आपने वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर चूंकि आधिकारिक तौर पर यह बताने का अधिकार केवल एमईए को है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमने इनकी मॉडस ऑपरेंडी समझ लिए, हमने इसका पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया है। ये कहां से आते हैं, कैसे पश्चिम बंगाल में आते हैं, कौन से गांव में कागजात तैयार करते हैं, कैसे कागजात तैयार करते हैं, फिर कैसे यहां पर आते हैं, कौन से ट्रेड में आते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ लिए। तो आने वाले दिनों में 100% हम लोग ये जितने अलग अलग जगह बसे हुए, अभी तो बहुत डिपोर्ट कर दिए, लेकिन मुझे पता अभी और है, एक एक को हम चुन चुनकर वापस भेजेंगे। एक भी बांग्लादेशी हम यहां नहीं रहने। पर फिगर है आपके पास? फिगर है, लेकिन फिगर है? देखिए, फिगर बताना है एमईए का काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ। कुछ चीजें हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि हमने जो हमारे डोमेन की बात नहीं है, वो हमने हमारे डोमेन की बात करनी चाहिए, वो उनके डोमेन की बात। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, क्योंकि अब मैं बीएमसी के मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। जब मैं आ रही थी तो ड्राइवर साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे एकदम अटपटा सवाल पूछा कि आपको मुंबई पसंद है कि दिल्ली? हमने कहा मुंबई का हमको समुद्र बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां का ट्रैफिक भगवान ही बचाए। मतलब ऐसे तो दिल्ली में भी ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन मुंबई में तो 2 घंटे का मार्जिन लेके निकलना पड़ता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, कुछ टाइमलाइन बताइए कि आपका, क्योंकि अब असल मुद्दे तो ये है ना, सड़क, ये जो पानी जल भराव होता है, असल समस्याओं पर आते हैं। तो शुरुआत सड़कों से, ट्रैफिक से करते हैं। आपका कमिटमेंट बीएमसी चुनाव के पहले जनता को। पहले तो मैं आपका आभार मानता हूं कि आप अल्टीमेटली असली समस्याओं के ऊपर आई।
जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक की तुलना कर लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दिल्ली से कई गुना अच्छा मुंबई का ट्रैफिक है। अरे क्योंकि यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग भी डिसिप्लिन्ड है। और दिल्ली वाले देखिए मैं आपको, रेखा गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, वो रेखा गुप्ता ही कल आई है बेचारी, करेंगी, वो भी ठीक करेंगी। लेकिन दिल्ली में आधी गाड़ियां तो ठुकी हुई दिखती है, मुंबई में नहीं दिखती। मुंबई के, और इसका श्रेय मुंबई के लोगों को भी जाता है। मुंबई के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है। मुंबई में कभी लेन जंपिंग नहीं होता। मुंबई में अमूमन कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ता। लोग बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अनुशासन के साथ यहां पर जो ट्रैवल है वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए हमारी सरकार ने जो किया है वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो हम लोगों ने 475 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क, ये मुंबई में अभी देश का सबसे बड़ा नेटवर्क मुंबई का हो जाएगा। इसमें से 200 किलोमीटर करीब तैयार हो गया है, बचा हुआ अगले 2 साल में हम पूरा डिलीवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी हमारी अंडरग्राउंड मेट्रो की लाइन है 40 किलोमीटर की, उस लाइन का हम लोगों ने ट्रैफिक स्टडी किया। जब लाइन तैयार की थी तब ट्रैफिक स्टडी किया और अब ट्रैफिक स्टडी किया, तो उस एक लाइन से मुंबई में 30% डीकंजेशन हुआ है। उस लाइन के ऊपर 30% ट्रैफिक का डीकंजेशन। तो एक और हम लोग मेट्रो का बड़ा काम कर रहे हैं, दूसरी ओर हम इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से एक फीडर रूट तैयार कर रहे हैं। हमने एक प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन किया है। अब मुंबई में मेट्रो, मोनो, हमारी सबअर्बन रेलवे, जो सबअर्बन रेलवे मुंबई की लाइफलाइन रही है, उस सबअर्बन रेलवे के हमने प्लेटफॉर्म्स ठीक किए। सारे सबअर्बन रेलवे की हमने लेंथ वहां पर बढ़ाई हुई है प्लेटफॉर्म्स की, उसमें डब्बे ज्यादा लगाए, वहां पर एस्केलेटर्स हमने तैयार किए, प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर एमिनिटीज तैयार किए। और अब सेकंड फेज में ये जो सारी हमारी सबअर्बन रेलवे, इसको मेट्रो जैसे डब्बे हम दे रहे हैं, जिसमें दरवाजे बंद होंगे, जो एसी होगी। और ये देने के बावजूद हम लोग उसका फेयर, सेकंड क्लास का आज जो फेयर है उतना ही फेयर रखने वाले। और इन सबका हमने इंटीग्रेशन किया है। अब एक सिंगल ऐप पर आप अपना ट्रैवल प्लान तैयार कर सकते हो। कहीं से भी कहीं पर भी जाना है तो आप कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां से मिलेगा, कहां इंटरचेंज होगा, आप एंड टू एंड जा सकते हो और सिंगल टिकट पर जा सकते हो। एक टिकट आपने लिया, इनमें से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग जा सकते हो। ये हमने किया। इसका दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोस्टल रोड तैयार किया। तो आज नरीमन पॉइंट से लेकर वर्ली तक, वर्ली से बांद्रा की सीलिंग थी, अब बांद्रा से वर्सोवा की सीलिंग तैयार हो रही है, उसका भी 70% काम हमने तैयार कर लिया है। वर्सोवा से हम लोग दहीसर तक की सीलिंग का काम हमने चालू कर दिया है। दहीसर से भाईंदर तक का काम हमने चालू कर दिया है, जो 2 साल में, यानी 2027 के एंड तक या 28 तक हम उसको पूरा करेंगे। मुंबई का 80% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है। इस पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को पैरेलली एक कोस्टल रोड भाईंदर तक हम दे रहे हैं। और केवल भाईंदर में रुकने नहीं वाले, भाईंदर से हम लोग जो वहां का उत्तर है, वहां से विरार तक एक 40 किलोमीटर की सीलिंग तैयार कर रहे हैं। और वहां से हम विरार से मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जिसका काम हमने शुरू किया है, उसको हम लोग विरार से अलीबाग तक कर रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरा मुंबई को एक लूप लाइन हम तैयार करके दे रहे हैं। ये सब काम हमने शुरू कर दिया। इसके बाद हमने टनल्स के काम यहां पर चालू किए। तो जैसे ठाणे है, ठाणे से लेकर तो बोरीवली तक एक टनल हम लोग 13.5 किलोमीटर का तैयार कर रहे हैं। मुलुंड से लेकर गोरेगांव तक हम टनल तैयार कर रहे हैं। यानी अभी तक जो मुंबई साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ थी, उसको ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जो ईस्टर्न फ्रीवे है, वो ईस्टर्न फ्रीवे छेड़ानगर तक समाप्त होता था, अब उसको थाना के पार ले जा रहे हैं। तो थाना को हम लोग डीकंजेस्ट कर देंगे और जो सीधा समृद्धि से आने वाला ट्रैफिक है वो मुंबई में एंटर हो पाएगा। अटल सेतु हमने तैयार कर दिया है। इस अटल सेतु को हम लोग एक टनल के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, जिसको जोड़कर जो हमारा मुंबई का बाहर का जो बदलापुर का एरिया है, उस बदलापुर के एरिया को हम लोग मुंबई से जोड़ेंगे। इसके साथ साथ हम वाटर ट्रांसपोर्ट चालू कर रहे हैं। हमने 21 जगह पर वाटर ट्रांसपोर्ट की जेटीज तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अभी हम लोग 85 नॉटिकल माइल का वाटर ट्रांसपोर्ट तैयार कर चुके हैं। अब 200 नॉटिकल माइल का हमने अलग से प्लान किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे मुंबई को इंटीग्रेट करेंगे। यानी आप वसई से लेकर या थाना से लेकर वाटर ट्रांसपोर्ट से आप सीधा न्यू मुंबई के एयरपोर्ट तक जा पाओगे। न्यू मुंबई के एयरपोर्ट से आप सीधा वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नरीमन पॉइंट आ पाओगे, यानी गेटवे ऑफ इंडिया आ पाओगे।
तो एक प्रकार से मुंबई में जिस प्रकार का ये सारा, और ये कोई कागज पे नहीं है, ये सब शुरू किया हुआ है, ये सब शुरू किया हुआ है। तो मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए मैं आपको आज, मुझे तो लगा शंकर महादेवन जी का कोई गाना शुरू हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज एमएमआर रीजन, टाइमलाइन बता दीजिए, एक टाइमलाइन कि ये बच्चे जब इनकी शादी होगी तब तक होएगा, या इनके बच्चे होंगे तब तक होएगा, या नौकरी लगेगी तब तक होगा। देखिए भाई, जेनजी है, कब शादी होगी पता नहीं है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। मैं इस बात की वैसे इनको मल्टीपल रिलेशनशिप सिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे इनको आप मल्टीपल रिलेशनशिप कह रहे हैं, जहाँ पे जो सूट करे उसके साथ। ना, बिल्कुल नहीं। सिचुएशन, देखिए ये डिमांडिंग है। ये एक ऐसी जनरेशन है जो पहले शादियां 20 साल में कर देते थे, फिर 22 साल में करते थे, 24 साल में करते थे। अब पूरा सेटल हुए से 28 साल, 29 साल, 30 साल, 35 साल में अब शादियां लोग कर रहे हैं। इसलिए उसका मैं भरोसा नहीं दे सकता। इस बात का भरोसा दे सकता हूं, ये जितने प्रोजेक्ट मैंने बोले हैं ये 2030 तक हम कंप्लीट कर देंगे। अगला मुद्दा, आपने कहा कि 7 साल में मैं मुंबई को स्लम फ्री बनाऊंगा। कैसे है, आपका क्या रोड मैप है इसका? कैसे आप झुग्गी झोपड़ी वाले सबको घर दे पाएंगे, कहां दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे? देखिए, अभी मुंबई का जो सबसे बड़ा स्लम है वो धारावी है, और धारावी के रीडेवलपमेंट की बात राजीव गांधी जी करते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हमने धारावी के रीडेवलपमेंट की शुरुआत कर दी, और धारावी में हम लोग 10 लाख लोगों को बसा रहे हैं। एक पूरा नया शहर है। 10 लाख लोग किसको कहते हैं? आज भारत में 10 लाख की जनसंख्या के बहुत कम शहर है। तो उसका अभी धारावी के रीसेटलमेंट के कारण, या धारावी में जो हमने जो एसआरए की स्कीम की, उसके कारण आज लोगों के मन में यह विश्वास जागृत हो गया है कि ये हो सकता है। रमाबाई अंबेडकर नगर, जो दूसरा सबसे बड़ा स्लम था, वहां पर भी हमारा काम चालू है। तो अब मुंबई के स्लम वालों में हमने विश्वास जागृत किया, क्योंकि पहले भी एसआरए नहीं था, ऐसा नहीं है, पर एसआरए में लोग बेचारे झोपड़ी छोड़कर कहीं चले जाते थे, उनको घर ही नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं है, अब हमने घरों की डिलीवरी शुरू की है। जो सालों से एसआरए की स्कीम्स बंद पड़ी थी, उन सारी स्कीम्स के डेवलपर्स को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, वहां पर नए डेवलपर लाए हैं। कुछ जगह पर हमने महानगर पालिका को काम दिया है, कहीं एमएमआरडीए को काम दिया है। तो बड़े पैमाने पर यह काम कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे कॉन्फिडेंस है। आप अगर 4 साल पहले मुझे पूछती तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुंबई को हम स्लम फ्री कर पाएंगे, लेकिन अब जिस प्रकार की हम डिलीवरी कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि अगले 7 से 8 सालों में हम लोग मुंबई को करीब करीब स्लम फ्री कर लेंगे। मीठी नदी की सफाई, अभी उप मुख्यमंत्री जी भी यहां पर मुंबई मंथन में थे। ये डीनो मोरियो का नाम आप लोग क्यों बार बार गिराते हैं? नहीं, हम नहीं लेना चाहते भाई। वो मीठी नदी का कचरा कुछ लोग खा गए। उनको मीठी नदी साफ करने को कहा था, वो कचरा ही खा गए। तो ऐसा ध्यान में आया कि 80 करोड़ रुपए का तो काम ही नहीं हुआ है, और उसके बिल निकल गए। अच्छा, बिल निकालते समय भी ये लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल दिखाते हैं वो स्कूटर निकलती है, स्कूटर से कचरा। ट्रक बताया और स्कूटर का नंबर निकला, स्कूटर निकलती है। आप कर क्या रहे फिर? अब तो आपके हाथ में पूरा पावर है। इसीलिए तो पकड़ा। ये हुआ कब? जब उद्धव जी की सरकार थी तब हुआ। हमारी सरकार आने के बाद पकड़े गए। आज इतना बड़ा घपला यही नहीं मिला। घपला ऐसे ही घपला कचरे में भी मिला। जो कचरा ट्रांसपोर्टेशन दिखाते थे वो हो ही नहीं रहा था, वहां पर भी स्कूटर से कचरा जा रहा था, उसको भी पकड़ा है। एक आदमी। अब इसमें दीनू मोरिया का नाम आया तो हम क्या करें? अब वो, हमको तो पता था वो एक्टर है, अब वो कब कॉन्ट्रैक्टर बन गए और कब मीठी नदी साफ करने लगे ये हमको पता नहीं, पर अब आ गया, दिखाई पड़ने लग गया। पर क्या उनकी करीबी है किसी से? क्या इशारा है आपका? देखिए, दोस्त है किसी के? नहीं, देखिए, किसी के दोस्त होने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है, आदित्य जी के वो दोस्त है, ये तो 100% पता है सभी को। इसमें कोई छुपा हुआ थोड़ी है। मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हो? सबको ही मालूम है। सबको मालूम है या नहीं, कुछ बताइए कि आगे कहां तक निकला है। डीनो मोरिया का नाम क्या लीगली इस मैटर में आपने उनको करप्शन करते हुए पाया है आपकी इन्वेस्टिगेशन ने? देखिए, क्या तार कहीं और जुड़े हैं? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर पुलिस ने बात करनी चाहिए, मैं बात नहीं करूंगा। जहां तक उसके आगे का सवाल है, मैं आज इतना ही कहूंगा कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से,
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस तय करेगी, वो है कि नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। किसकी? उद्धव जी की है, 100% है उद्धव जी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो चला रहे थे बीएमसी, उनका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, उनके लोगों ने ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देखते हैं, लीगल मैटर कहा जाता है, लेकिन अब तो 2.5 साल शिंदे जी के सीएम रहते हुए, 1 साल आपके सीएम रहते हुए, 3.5 साल हो गए। आपने कितना सिल्ट निकाला, आपने कितनी सफाई की? देखिए, अभी हम लोगों ने नए सिरे से इसका एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है, और एक्शन प्लान तैयार करके उसके पैकेजेस तैयार किए। इसको ट्रांसपेरेंटली कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को बैठाकर एक बहुत अकाउंटेबल प्रोग्राम तैयार किया है। अभी उसके हमारे जो टेंडर्स वगैरह है वो सारे हुए, अब ये काम चालू होगा और अगले 4 से 5 सालों में इसको पूरा करेंगे। फडणवीस जी, बाकी जगहों पर भी जो जल जमाव होता है, आपको क्या समझ में आया, वो कैसे खत्म होगा? मुंबई वालों को जल भराव हर बारिश में, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? प्लान क्या है? देखिए, इस बार की बारिश आपने देखी होगी, इस बार भी अप्रत्याशित बारिश हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार ऐसी खबरें बहुत कम आई कि पूरा ट्रैफिक रुक गया है, बहुत ज्यादा जल भरा हुआ है, और धीरे धीरे कमी होगा। पर हुआ इस बार? नहीं, थोड़ा हुआ है, क्योंकि जो पंपिंग स्टेशंस, आप जानते हैं मुंबई एक कोस्टल शहर है। मुंबई में जब बारिश आती है तो बारिश का पानी बहकर कहां जाएगा, तो वो समुद्र में ही जाता है। लेकिन जिस समय हाई टाइड होता है, तो हाई टाइड में ये जो बहकर जाने वाला पानी है, उसको हाई टाइड मुंबई में वापस भेजता है। इसलिए जब तक प्रेशर से आप पंप नहीं करेंगे, तब तक वो पानी नहीं जा सकता। अब ये बहुत सालों से पंपिंग स्टेशन का काम हो रहा है। जब शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बना, हमने पीछे लग के इनमें से कई पंपिंग स्टेशन का काम पूरा किया, इसलिए अब जल भराव कम हो रहा है। जब 100% पंपिंग स्टेशन का काम पूरा होगा, तो यहां का जल भराव हम कम कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। एक और आरोप जो वो इस दौरान लगा रहे हैं वो ये है कि एमएमआर, नीति आयोग के नीचे एमएमआर के जरिए आप बीएमसी को अलग, मुंबई को अलग करना चाहते हैं, बीएमसी को खत्म करना चाहते हैं और मुंबई को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। इस पर, इस आरोप पर आपका क्या जवाब है? देखिए, जब आपके पास दिखाने के लिए विकास नहीं होता, बताने के लिए विजन नहीं होता, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लोग करते हैं। पहली बात तो यह है कि एमएमआरडीए की स्थापना क्यों की? ये तो मैंने नहीं की, ये तो 40 साल पहले हुई, 30 साल पहले हुई। एमएमआरडीए की स्थापना इसलिए हुई कि मुंबई का मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और केवल मुंबई का विकास होगा और मेट्रोपॉलिटन रीजन का विकास नहीं होगा, तो एक अर्बन कियोस्क हम लोग तैयार करेंगे। इसलिए एमएमआरडीए का निर्माण हुआ। ये एमएमआरडीए ने पिछले सालों में थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन एमएमआरडीए उस प्रकार से काम नहीं करता था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा, एमएमआरडीए की जिस चीज के लिए स्थापना हुई, पैसे कमाने के लिए नहीं खड़ा हुआ है, उसको एमएमआर रीजन में काम करना चाहिए। हमने 4 लाख करोड़ के काम एमएमआर रीजन में एमएमआरडीए के माध्यम से शुरू किए। तो मुंबई में तो मुंबई महानगर पालिका ही काम करती है, मुंबई की महानगर पालिका का अधिकार तो कम नहीं हुआ है। मुंबई के बाहर का जो एमएमआर रीजन है, इस रीजन में एमएमआरडीए को हमने काम दिया हुआ है, जो एमएमआर रीजन का काम। हाँ, मुंबई में एमएमआरडीए ने कौन सा काम किया? जिस समय महानगर पालिका उद्धव जी के पास थी, पुणे की महानगर पालिका हमारे पास थी, नागपुर की महानगर पालिका हमारे पास थी, केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई महानगर पालिकाएं मेट्रो में कंट्रीब्यूट करें। उद्धव जी ने काम नहीं देंगे, तो हमने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे, एमएमआरडीए मेरे पास था। मैंने कहा चलो, मैं उसके लिए रोक नहीं सकता, मैं एमएमआरडीए से कंट्रीब्यूशन दूंगा, और मैंने एमएमआरडीए से कंट्रीब्यूशन दिया। ये सारी मेट्रो जो सबसे अमीर महानगर पालिका है, उसने 1 पैसा भी मेट्रो के लिए नहीं दिया, लेकिन पुणे की महानगर पालिका ने दिया, नागपुर की महानगर पालिका ने दिया। तो मैंने एमएमआरडीए से ये सारे मेट्रो के लिए पैसा दिया, और एमएमआरडीए से उसकी शुरुआत हमने की है। मुंबई में जो हमारे लोकल ट्रेन है, जो हमारी सबअर्बन रेलवे है, इस सबअर्बन रेलवे का MUTP2 का जो प्रकल्प है, इसके लिए भी महानगर पालिका ने पैसे देने से मना कर दिया, वो भी पैसा हमने एमएमआरडीए से दिया। इसके बावजूद हमने मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में कोई एमएमआरडीए का अतिक्रमण नहीं है। बीकेसी, जो मेरे काम में नहीं, 20 साल पहले जो एमएमआरडीए ने बनाया, वो एमएमआरडीए के पास है। बाकी एमएमआरडीए के पीछे लग के मुंबई के बाहर की एक महानगर पालिका और नगर पालिका में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया। इससे पहले कि मैं अन्य सवालों पर वापस लौटूं, एक आखिरी सवाल इस पर।
सर, बीएमसी न सिर्फ भारत का सबसे रिच सिविक बॉडी है, जिसकी आपने भी चर्चा की, सबसे अमीर, पर सब बच्चे भी सुनते हैं कि एशिया का वन ऑफ द रिचेस्ट सिविक बॉडीज है। आपने तो करीब से, हालांकि आपका मेयर नहीं रहा, लेकिन आपने कभी इसको सपोर्ट किया, ये कि आपने देखा है, कहते हैं कि एक बार जो जीत जाता है बीएमसी का चुनाव, फिर वो माला माल हो जाता है। हम लोग तो सुनते हैं सर, कहानी सुनते हैं। आप बताइए, पैसे का इक्वेशन क्या चलता है? भ्रष्टाचार की क्या वहां पर स्तर है, लेवल है? क्योंकि इतना पैसा हो, जो कि भारत के कई राज्यों से जिसका ज्यादा हो पैसा जिसके पास, उसमें आपको हमेशा भ्रष्टाचार की बात सुनने को मिले। कैसे चलता है पैसे का खेल? मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीएजी का रिपोर्ट देखेंगे, या इससे पहले जो इंक्वायरी हुई, मैं 2014 में जब मुख्यमंत्री बना तो 2015 में मुझे कुछ शिकायतें मिली, इसलिए मैंने एक मुंबई के 200 रास्तों का ऑडिट करवाया। तो उस ऑडिट में जो चीजें बाहर निकली वो बहुत ही शॉकिंग थी। मुंबई में रास्ते क्यों खराब होते थे? तो ये जो रास्ते बने थे, इन 200 रास्तों में जो नीचे की एक परत होती है, जो परत शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, ये तो बिटुमिन तो ऊपर होता है जो स्मूथनेस लाता है, लेकिन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने वाली जो परत होती है, वो परत ही गायब थी 200 रास्तों में, पूरी की पूरी नहीं थी। सिर्फ बिटुमिन डाल दिया था, हर साल डालते थे। उनमें से कितने जेल में? कई लोग जेल में गए, कॉन्ट्रैक्टर्स भी गए, अधिकारी भी जेल में गए। तो ऐसी इतनी घोटाले इस मुंबई में हम लोगों ने पकड़े हैं, लगातार घोटाले ही घोटाले यहां पर हुए हैं। और इसलिए अभी हमारी महायुति जब यहां पर चुनकर आएगी, तो हमारे सामने निश्चित रूप से एक ये चैलेंज है, क्योंकि एक घोटाले का कल्चर यहां चालू हुआ है, कुछ दलाल भी यहां पर बैठे हुए हैं। इन सबसे बीएमसी को छुड़ाना पड़ेगा। और विशेष रूप से मेरा तो प्रयास ये होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रशासन को ट्रांसपेरेंट कैसे करें, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। अभी मैंने एक मॉडल तैयार किया है, जिसका एक मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। अगले 4-6 महीने में हम उसको तैयार करेंगे। हम लोग एक प्लेटफॉर्म एआई का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग परमिशन ये मुंबई में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का एक जरिया है। हम लोग एक एआई का ऐसा प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जो 24/7 आर्किटेक्ट्स को और डेवलपर्स को अवेलेबल होगा। वो कभी भी उस प्लेटफॉर्म पर अपना जो प्लान है उस प्लान को अपलोड कर पाएंगे। एआई के माध्यम से ही वो उसको रीड करेगा, डीसीआर के मुताबिक, डीपी के मुताबिक वो है कि नहीं, इसको वो रीड करेगा। जो सारे मुंबई के सीआरजेड वगैरह के जो रेगुलेशन है उसमें वो फिट होता है कि नहीं वो रीड करेगा। जहां वो एब्रेशन कर रहा है वो उसको इमीडिएट बताएगा, पता चलेगा कि यहां एब्रेशन है, आप इसको ठीक करके अपलोड कीजिए। और वो ठीक करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो अथॉरिटी उसको सैंक्शन देने वाली है, उस अथॉरिटी को भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। अगर एब्रेशन होगा तो उसको रिजेक्ट करेगा, एब्रेशन नहीं होगा तो उसको फाइनल करना पड़ेगा। तो ऐसा एक बिल्डिंग प्लान 2 दिन में 3 दिन में मंजूर होना चाहिए, उसमें 0 ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। बीएमसी के साथ साथ धीरे धीरे बाकी जगह भी उसको ले जाएंगे। इसमें जियो स्पेशियल डेटा भी हमने डाला है, इसमें 3D इमेजरी भी हमने डाली हुई है, इसमें हमने जनरेटिव एआई का भी उपयोग किया है। तो किसी ने प्लान डालने के बाद वो बिल्डिंग कैसे बनेगी ये भी उसमें दिखेगा। वहां आसपास सीवर लाइन कहां पर है, समुद्र का किनारा कहां पर है, उससे कितनी दूरी है, ये सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रशासन में टेक्नोलॉजी का और एआई का उपयोग करके हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऑलमोस्ट एक सीईओ की तरह कई बार साउंड करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी का एक मैनेजर अगर कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। आपके रोल में जब आपको सीएम की बात हो रही थी, कई लोग कह रहे थे कि दिल्ली आएंगे, अब तो दिल्ली में मंत्री पद मिलने वाला है, लेकिन आपने फिर वहां भी बाजी मार ली, वापस मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो सेटिंग और मैनेजिंग, जिसका आपको बहुत माना जाता है कि पीएचडी है देवेंद्र जी के पास, तो पारंपरिक रूप से जो टिपिकल नेता होता है उससे अलग स्टाइल में आप रहते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये कैसे करते हैं आप, इसका राज क्या है? न कोई मैनेजमेंट है, न कोई सेटिंग है। देखिए हमारी पार्टी जो है इसमें ना मैनेजमेंट चलती है ना सेटिंग चलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। हमारी पार्टी का निर्णय लेने की एक अपनी प्रक्रिया है। और दूसरा, हमारी पार्टी का निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, उसमें अपील नहीं होती। उसमें एक बार निर्णय हो गया तो आपको उस निर्णय को मान्य करना पड़ता है। तो अब मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय पार्टी ने किया तो मुख्यमंत्री हो। अगर पार्टी कहती कि आपको पार्टी में काम करना है तो पार्टी में काम करता, अगर कहती दिल्ली में काम करना है तो दिल्ली में काम करता।
अगर पार्टी कहती कि घर चले जाओ तो घर चले जाता। देखिए ये जो भी है इसमें कोई सेटिंग नहीं चलती है। उप मुख्यमंत्री वाला आया था, थोड़ा सा तो दर्द हुआ होगा। हाँ बिल्कुल हुआ, इसलिए हुआ। हाँ। देखिए दर्द इसलिए नहीं हुआ कि वो उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, दर्द इसलिए हुआ कि पहले मेरी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनूंगा तो लोगों को लगेगा ये सत्ता के लिए लालची है। देखिए एक अपनी भी एक इमेज होती है, अपनी भी एक प्रतिमा होती है। तो मुझे डर था कि लोगों को ये लगेगा कि कितना सत्ता का लालची आदमी है, पहले मुख्यमंत्री था, लपक के उप मुख्यमंत्री बन गया। तो पार्टी ने भी पहले हाँ कहा था इस बात को। लेकिन जब पार्टी ने ये कहा कि नहीं हमको ये लगता है कि पार्टी की जरूरत है इसलिए आप उप मुख्यमंत्री बनी है, तो मैंने हाँ कहा। मेरे को थोड़ा दर्द तो उसमें हुआ, नहीं हुआ मैं क्यों झूठ बोलूं, हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग एक प्रकार से बोलेंगे देवेंद्र फडणवीस बहुत लालची आदमी है, लेकिन लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने और पार्टी ने जिस प्रकार से मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लिया और जिस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड किया, मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूं कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाता तब भी मुझे इतना आशीर्वाद नहीं मिलता पार्टी का जितना मैं उप मुख्यमंत्री बन के लिया। मतलब अच्छा ही रहा हो। अच्छा ही रहा, जो हो वो भी अच्छा, जो ना हो वो भी अच्छा। अब मैं रैपिड फायर 3-4 सवाल जल्दी से पूछना चाहती हूं, जिसमें उद्धव ठाकरे कैसे आदमी है? देखिए अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी। राज ठाकरे? अभी मुझे लगता है कि मैं पहले ऐसा मानता था कि राज ठाकरे बहुत फर्म आदमी है, फर्म है वो, उनमें क्वालिटीज भी बहुत है, लेकिन है तो अभी भी है। धोखा दे दिया अभी भी नहीं, धोखा वोखा नहीं। देखिए ये राजनीति है, मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे राज ठाकरे एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति लगते हैं। देखिए हमारे सवाल ये है कि यहां कोई हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है। 16 तारीख के बाद वापस चाय पियेंगे साथ में, 16 तारीख तक खिलाफत है, क्योंकि हमारी विचारों की खिलाफत है ना, ये कोई प्रॉपर्टी की खिलाफत थोड़ी है, ये तो विचारों की खिलाफत है। 16 तारीख के बाद वापस चाय पियेंगे, क्या अड़चन है। एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे पक्के दोस्त है, मर्द आदमी है, शेर आदमी है। अच्छा, अजीत पवार? अजीत पवार ये मेरे पॉलिटिकल मित्र है। हंस क्यों रहे आप लोग? देखिए मैं तो बेबाकी से बात करता हूं, ये मेरे पॉलिटिकल मित्र है। और पॉलिटिक्स में मैं इतना कह सकता हूं, बाहर कोई भी परसेप्शन हो, अजीत पवार एक डिपेंडेबल आदमी है। अब आपने लास्ट में रफू करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत आपको उल्टा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, मैं ये कहूंगी कमेंट कर रहे हैं। चक्की पिसिंग वाला जो कहते थे, मेरे खिलाफ कोई कमेंट करते नहीं, वो करेगी भी नहीं। हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है इसलिए यहां तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इतने करोड़ का जो लोग मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनके साथ में देखो सरकार में, वो आपकी कमजोर नब्ज पे ऐसे धीरे धीरे। नहीं, इसका कारण है, उनको मालूम है कि मैंने इस चुनाव में घोषणा की है कि मैं रेस्ट्रेंट रखूंगा, मैं किसी के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ तो बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ हमारे विरोधी ने कोई बात कही तो उसका जवाब दूंगा। और मैं नगर पालिका के चुनाव से अभी तक मैंने उस रेस्ट्रेंट को पाला है। तो सबको मालूम है मेरे जवाब तो इतने शार्प होते हैं कि उससे फिर क्या होता है आपने कई बार देखा है। लेकिन मैंने रेस्ट्रेंट पालने का तय किया है, इसलिए कोई कुछ बोले मैं शांत हूं। आदित्य ठाकरे? देखिए आदित्य ठाकरे एक अच्छे पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत समय पर गलत निर्णय लेते हैं, इसलिए उनकी राजनीति धीरे धीरे नीचे ही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस? मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ये भारतीय जनता पार्टी का एक लॉयल सोल्जर है और एक ऐसा नेता है कि जिसको कहीं पर भी डाल दीजिए वो ईमानदारी से काम करता है। विपक्ष का नेता बनता है तो सरकार को सोने नहीं देता, उप मुख्यमंत्री बनता है तो सरकार का पूरा बैकबोन के रूप में काम करता है, मुख्यमंत्री बनता है तो सरकार की एक इमेज तैयार करने की कोशिश करता है, पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करता है, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बनता है तो पार्टी जो आदेश दे उस आदेश के ऊपर काम करता है। आखिरी सवाल, पूरा देश इस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में समझने की कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को और जो इधर उधर चल रहा है सबका मामला। अब हाल ही में मैं अभी बात कर रही थी, एक वो सीरीज बनाते हैं बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे मुझे एक सीरीज बनानी है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस जी ही रखेंगे। उस सीरीज का नाम क्या होगा? पहले तो आपका वाक्य ही गलत है। ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों समझना चाहते हो? बहुत रंगीन है महाराष्ट्र, इतना रंगीला कोई दूसरा आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत रंगीला है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है, इस राजनीति के ऊपर अगर कोई वेब सीरीज बनेगी
तो उसको क्या नाम देना ये तो बड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें कभी हाँ कभी ना भी नाम हम दे सकते हैं, या कल क्या होगा ऐसा भी किसको पता ये भी कह सकते हैं। तो ऐसी राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 से 2024 तक की हमारी राजनीति ने जिस प्रकार से करवटें बदली है, देखिए उससे मैं स्वयं भी अपने आप को एक अलग मैच्योरिटी पर पाता हूं। और 2019 से पहले मैं कहता था कि राजनीति में चीजें हो ही नहीं सकती, लेकिन वो चीजें भी राजनीति ने मुझे दिखा दी कि ये चीजें भी हो सकती है। इसलिए मैंने राजनीति में एक सबक देखा है, नेवर से नेवर। बिल्कुल सही कहा, नेवर से नेवर ये राजनीति का सबक है। याद करना पड़ता होगा आज किसके साथ गठबंधन में हूं, कल किसके साथ रहूंगा। इतनी बुरी भी स्थिति नहीं है। सुबह उठ के हमको पूरा याद रहता है, गठबंधन हमारा बिल्कुल पक्का है, कोई अड़चन की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, आप मंथन के मंच पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजना जी, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेंद्र जी, चूंकि इस बार 50वां वर्ष है इंडिया टुडे मैगजीन का, तो हम आपको एक खास अंक भी गिफ्ट करना चाहते हैं। और कुछ अगर आप इस 50 वर्ष पर बोलना चाहें, क्योंकि नहीं बिल्कुल, ये मैं मैगजीन कई लोगों की जिंदगी से गुजरता हुआ आगे बढ़ा है। मैं बहुत मैं खोलूंगा उसको। पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इंडिया टुडे को, और 50 साल का इंडिया टुडे का सफर, ये मैं ऐसा मानता हूं कि देश के सफर के साथ आगे बढ़ा है। और इंडिया टुडे ने देश के मूड को शेप करने का काम किया है, देश में एक नैरेटिव को भी तैयार करने का काम किया है। देश में जो अलग अलग घटनाएं घटी जिसने एक पॉजिटिव इंपैक्ट किया, उस पॉजिटिव इंपैक्ट को एम्प्लीफाई करने का काम भी इंडिया टुडे ने किया है। और जहां पर गलतियां हुई है, उन गलतियों को लोगों के सामने लाकर एक प्रकार से डेमोक्रेसी में जो एक पत्रकारिता होती है, उसका काम भी इंडिया टुडे ने किया है। तो मैं इंडिया टुडे को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ऐसी शुभकामना भी देता हूं कि आगे भी आपका कार्य ऐसा ही चलता रहे। थैंक यू।